नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं नोएडा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी हैं। युवराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे अमेरिका अभी इतना विकसित देश है और वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं, हमारे भारतवासी तो सबसे ज्यादा, कि वो सबसे सुरक्षित राष्ट्र में से एक है, और वहां पर ऐसी घटना जो हुई है ट्रम्प जी के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। वो ठीक है, अमेरिका बहुत मजबूत देश है, बहुत मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन आप पिछले का इतिहास देखेंगे, करीब 3 राष्ट्रपति वहाँ पर इस तरीके से ही मारे गए हैं, लिंकन सहित। तो ये आप समझिए कि इतना डेवलप कंट्री होने के बावजूद सुरक्षा में कहाँ कैसी कमी रह गई। जो व्यक्ति वारदात करना चाहे वो कर ही सकता है। उसके अलावा आप हिंदुस्तान का देख लें, प्रधानमंत्री रहते हुए सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, राजीव गांधी की हत्या कर दी। वो प्रधानमंत्री हालांकि नहीं थे उस समय। आप पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में तो आप समझ लीजिए बेनजीर भुट्टो का रहा, उनके पिताजी का, भुट्टो का फांसी दे दी गई। तो ये हर जगह करीब करीब चल रहा है, जो बड़ा गलत है। ऐसी हिंसा का हम विरोध करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करके बहुत लोकतंत्र बहुत चीज़ें विरोध करने के लिए आपको देता है, उस तरीके से करना चाहिए। हिंसा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप पर हमला किया गया, हालांकि वो सुरक्षित बच निकले, उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो भारत अभी विकासशील की स्थिति में है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि कैसी है? आपको यहाँ के प्रधानमंत्री का पता है, पंजाब में गए हुए थे, कुछ महीने हुए हैं, और उनकी गाड़ी किस तरीके से वहाँ खड़ी हुई थी। कोई भी चाहता, कोई भी वारदात कर देता, वो किसी तरीके से बच निकले। तो यहाँ भी कोई सुरक्षा ऐसी है नहीं, प्रधानमंत्री तक की नहीं है, तो आम आदमी का तो यही कह सकते हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा उसके बाद में मौजूद कर दी गई है, योगी जी की सुरक्षा मौजूद कर दी गई है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यहाँ भी कोई भी चूक कभी भी हो सकती है, होती रही हैं और आगे भी हो सकती हैं। उसके लिए लोगों को देखना चाहिए, जो भी आपको अपनी बात रखनी है, हिंसात्मक रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें कमी कहाँ से आ सकती है? या देखिए, अपराधी भी कर सकते हैं। विरोधी दलों में भी इतना वो हो गया है, इतनी गंदगी हो गई है, इतना अंदर जहर भर गया है कि वो अपने बातों को विचार अलग अलग हो सकते हैं, हर किसी के अलग हो सकते हैं। उनको वैचारिक असमानता जो होती है, विचारों के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, हमारा तो सनातन धर्म बिल्कुल आमने सामने एक तरीके से शास्त्र की पद्धति पर चालू है, जो हम बहस कर सकते हैं, तो उसका तर्क वितर्क कर सकते हैं, उस तरीके से चलना चाहिए। लेकिन विरोधी दल भी किसी भी हिंसक अपराधी को आगे करके, अधिकतर कोई भी दल इससे अछूता नहीं है, वो भी उनको आगे कर देता है, तो उससे उसकी चीज को नकार नहीं सकते। वो भी हो सकता है। हमारा देश, जैसे महात्मा गांधी जी का अहिंसावादी देश कहा गया, तो अब क्या लगता है कि अब भी भारत अहिंसावादी रह गया है या नहीं? नहीं, भारत अहिंसावादी नहीं रह गया है। और महात्मा गांधी की जिस तरीके से अहिंसा का उनका रूप था, हालांकि राष्ट्रपिता हैं, उनका सम्मान करते हैं, पूरा हिंदुस्तान 150 करोड़ सम्मान करता है, लेकिन मैं उनसे ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, जो उग्रपंथ, नरमपंथ, हिंसा अहिंसा दोनों के मिश्रण से उस टाइम पे वो आईएएस अफसर के समानांतर जो पोस्ट थी, उसको हासिल किए थे। और आज़ाद हिंदुस्तान के जब 1947 में कहते हैं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्होंने झंडा फहराया, तिरंगा। तो उनको मैं महात्मा गांधी से ऊपर मानता हूँ। उनका महात्मा गांधी ज़्यादा मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि उग्रपंथ, धर्मपंथ, आतंकी और प्रेम दोनों चीज़ों को वो जानते थे। जो जैसे चाहे वैसे उस तरीके से बर्ताव करते थे। जी। जैसे आप ठाकुर हैं, तो आप क्या हिंसा और अहिंसा को कहाँ पर देखते हैं? मैं तो श्री कृष्ण भगवान का जो गीता का संदेश है, उस पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। और राजपूतों में भी छत्रत्व की जो भावना होती है, क्षत्रिय माने लोगों की सेवा करने वाला, लोगों को बचाने वाला, अनर्गल जो चीज़ें हैं उनसे लोगों को दूर करने वाला। तो छत्रत्व की परिभाषा में यही समझता हूँ कि जैसे हर थाने पर, हर कोतवाली पर एक लाइन लिखी होती है, संस्कृत का जो श्लोक है गीता का, कि दुर्जन लोगों का, जितने भी दुर्जन लोग हैं, जितने भी दुष्ट लोग हैं, उनका संहार करना है, जितने भले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनको बचाना है। तो उस पद्धति पर चलने वाला होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई गलत बिहेव करता है, तो उससे 10 गुना ऊपर आपको गलत बिहेव करना चाहिए। स्टार्टिंग आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो नीति नहीं है महात्मा गांधी वाली, कोई आपके एक गाल पर चांटा मार दे, दूसरे गाल को आगे कर दो। वो आपके गालों को भी ठोकेगा, आपकी कमर को भी ठोकेगा, आपका बुरा हाल कर देता। वो उस पद्धति को मानने वाला मैं नहीं हूँ। राजपूत के नाते भी और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी मैं तो श्री कृष्ण भगवान के रास्ते पर चलने वाला हूँ, कि किसी का गलत करिए मत। अगर कोई गलत करता है तो उसको छोड़िए मत, किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद के द्वारा। जी।
अभी आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं और विधायक, संभावित विधायक प्रत्याशी भी हैं, तो आप एक विधायक में क्या गुण सबसे ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं? देखिए, सर्वप्रथम विधायक जनसुलभ होना चाहिए। जो भी विधायक है, वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी उसके वोटर हैं या जो वोटर नहीं है वो भी, उनके लिए जनसुलभ होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने आता है, पीछे की लाइन वाला, चतुर्थ श्रेणी वाला, उससे भी आपको मिलना चाहिए, उसके सुख दुख का सहभागी बनना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, अधिकतर विधायक सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये हो गए हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों से ही मिलते हैं और मुट्ठी भर लोगों से ही अपना वो सारी जितने भी लोग हैं उनको नेतृत्व मान लेते हैं। तो सबसे पहले जनसुलभ होना चाहिए और जिस व्यक्ति की जो समस्या है, कोशिश करना चाहिए व्यक्ति आपके सामने आया तो उसके सामने ही उसकी प्रॉब्लम को समझा जाए और वहीं सुलटाया जाए। ये कृषि प्रधान जो देश है हमारा, इसमें आप किसानों के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, ये बहुसंख्यक कृषि प्रधान देश है, किसानों की आबादी ज़्यादा है और भूमि जो खेती है वो रोजगार यहाँ का भूमि ही माध्यम के, मतलब जुताई बुवाई खेतीहार लोग ही ज़्यादा हैं, तो उस तरीके से कृषि प्रधान प्रधान बनता है। लेकिन समस्या ये है कि 70-75 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गए, यहाँ अभी भी किसान की दशा सुधरी नहीं है, उसकी दशा वहीं की वहीं है और उसका डाउन होती जा रही है, क्योंकि ज़मीन तो बढ़ती नहीं, ज़मीन घटती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसके लिए किसी भी सरकार ने, इस सरकार ने भी, प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी, अब उम्मीद है, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि किसानों को सही तरीके से लाया जाए, उनकी जो दिक्कतें हैं, उन पर जो कर्ज हो जाता है, जो लोन हो जाता है, उसको किस तरह उतारा जाए। कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज किसान लेता रहता है और ये समझ लीजिए कि जो छोटा किसान है उसका तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ के जो पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, आड़ती हैं, जो भी ब्याज पे पैसा देते हैं, उसका खून चूस लेते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ऐसी नीति बनाई जाए कि किसान को उसकी जो उत्पादन है उसका जो लागत मूल्य लगा है उसके ऊपर कुछ रख के उसको दिया जाए। लेकिन किसान अपनी चीज़ का लागत मूल्य लगा नहीं पाता, सरकार लगाती है। अगर कोई भी चीज़ कहीं किसी भी जगह बिजनेसमैन पैदा करता है तो खुद अपना मूल्य लगाता है कि मैं इतना लाइट हो गया, इतना लेबर हो गई, इतना खर्चा हो गया, इतना ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके ऊपर अपना मार्जिन रखता है। लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं है। किसान को, बेचारे को, जो लागत मूल्य होता है, बीज का होता है, खाद का होता है, वो भी उसे मिल नहीं पाता, वो भी सरकार निर्धारण करती है और उसमें भी बिचौलिए ऐसे आ जाते हैं कि पूरा जो पैसा है उसकी जेब में नहीं पहुंच पाता। तो प्रधानमंत्री जी को ऐसी नीति लानी चाहिए कि किसानों के भले में जो भी वो पैदा कर रहा है उस पर कुछ ऊपर रख के उसको दिया जाए और एक किसान आयोग का स्वतंत्र गठन किया जाए, जो हमारी मांग पुरानी है हमारी किसान यूनियन की, कि जैसे चुनाव आयोग है, योजना आयोग है, ऐसी स्वतंत्र किसान आयोग का गठन किया जाए और उस किसान आयोग में किसानों के नेता हों और राजनीति में जो किसानों का नेतृत्व करते हैं वो नेता हों, असली किसान उसमें होना चाहिए, कोई हवाई फायर नेता नहीं होना चाहिए। बीजेपी पार्टी जो कि देश की बहुत बड़ी पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री भी उसी से हैं, मुख्यमंत्री भी वहीं से है, तो इस टाइम पे मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो एक तरह से कहा जाता है तलवार लटका हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2022 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी मुख्यमंत्री जी के ऊपर तलवार लटकी हुई थी। मुख्यमंत्री जी किस तरीके से उन चीज़ों से निकले, जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के जो संभावित या जो अभी भी उप मुख्यमंत्री हैं, अधिकतर बीजेपी का भला नहीं कर रहे। ये लोग बीजेपी का एक तरीके से, जितनी सीटें कम हुई हैं, बहुत बड़ा रोल इनका है। अब सरकार में जो बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी हों, कोई ये एथोराइज न्यूज़ नहीं है, जैसा सुना है वैसा बता रहे हैं, पक्की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जैसा हमने सुना है वो ये है कि जो गृह मंत्री जी हैं या यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वही पर कतरने में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के। तो योगी आदित्यनाथ खाली बीजेपी का नेता नहीं है इस समय, योगी आदित्यनाथ पूरे हिंदुस्तान का 150 करोड़ लोगों का नेता है। इसमें हर पार्टी के लोग हैं, सपा के भी हैं, बसपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। आम जनता उनको लाइक करती है, आम जनता का उन्होंने भला किया है। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, जैसा अनुमान है, कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ अनुमान है। अनुमान यही है कि ये जो लोग हैं इनके पर कतरने में लगे हुए हैं। अब जैसा सुना गया है अखबारों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, कि योगी जी नहीं चाहते थे कि लल्लू सिंह को टिकट दिया जाए। 10 साल के जो विधायक हैं, जो जनता के लिए कुछ किए नहीं, कोरोना काल में जनसुलभ नहीं रहे, योगी जी की मना करने के बावजूद ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो दल बदलू थे, जो बसपा सपा कांग्रेस से आए थे, जो 2-4 महीने पहले आ गया दल छोड़कर, आप समझिए उसको टिकट दे दिया गया। लेकिन जो 20-25 साल से बीजेपी में मेहनत कर रहा है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, ऊपर उठाया, संघर्ष किया उसने, उसको टिकट नहीं दिया गया। तो उस तरीके से पूरा लाभ इनको मिला नहीं है कि बीजेपी कार्यकर्ता पूरे मन से नहीं लगा, वहीं इनको नुकसान मिला है। 18-20 सीटों के लिए योगी जी ने टिकट चेंज करने के लिए बोला हुआ होगा और वैसा इन्होंने किया नहीं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ गया। और आप ये उन टिकटों के अलावा, जैसे प्रधानमंत्री जी को आप समझिए कि बनारस से लड़े, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए वोटों से जीतना, क्या जीतना होता है प्रधानमंत्री के लिए। और आसपास की जो तीनों गाजीपुर सहित तीनों विधानसभाएं हैं वो बीजेपी हार गई।
एक छोड़ के। अयोध्या की सीट जरूर बीजेपी जीती है, लेकिन फैजाबाद की 4 विधानसभाएं बीजेपी हार गई, क्योंकि जो आपका कैंडिडेट है जिसके लिए पहले ही बताया गया था उसको चेंज नहीं किया गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को एक साइड करने के लिए उनके कई जगह पोस्टर भी नहीं लगाए गए। उनको बिल्कुल नकारात्मक तरीके से सोच करके बीजेपी ने उनको साइड करने की कोशिश की, उन्हें इग्नोर किया गया है। इग्नोर किया गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोग सब समझते हैं, हिंदुस्तानी सब समझते हैं, योगी आदित्यनाथ इग्नोर ना हुए थे ना होंगे, और वो उसी तरीके से, उसी संघर्ष के साथ, उसी मजबूती के साथ, उसी उमंग के साथ, उसी जोश के साथ काम कर रहे हैं, काम आगे करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाला जो टाइम हो योगी आदित्यनाथ का हो। सर, पहले तो मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है कि आप बीजेपी के कोई खास सपोर्टर नहीं है क्योंकि आप दूसरे पार्टी से हैं, पर योगी जी को इतना समर्थन क्यों? देखिए, बीजेपी किसी भी पार्टी में 3 चीजें होनी चाहिए, जो मेरे पिताजी कहते थे: राष्ट्रीयता, जनतंत्र, क्रांति। बीजेपी को मैं जो सपोर्ट करता हूँ, एक तो वजह यह है कि उन नीतियों पे तीनों पर ये खरी उतरती है। सेकंड नंबर, राजा भैया। राजा भैया योगी आदित्यनाथ के गोरखपीठ के पारंपरिक गुरु रहे हैं, गोरखपीठ के। तो वो योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, अपने गुरु के रूप में पूजनीय है उनके लिए, क्योंकि राजा भैया उनको उस तरीके से मानते हैं, तो हम भी उनको मानते हैं। राजा भैया तो ऐसे लोग जो मतलब गलत वक्तव्य दे गए विधानसभा, अभी जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, प्रतापगढ़ उनके क्षेत्र में आकर, इसलिए राजा भैया को थोड़ा सा उनको साइड करने के लिए जो दूसरे दल का नेता आ रहा है तो उसका सपोर्ट जरूर किए। लेकिन योगी जी की के प्रति उनकी विचारधारा मिलती है, और जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे 2022 में, वो उनको सपोर्ट उन्होंने राजा भैया नहीं किया था। तो इस वजह से तो सच्चाई है, उसको नकार नहीं सकते, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य ये है कि सूरज पूरब में निकलता है। तो योगी आदित्यनाथ जैसा करेक्टर आजकल मुझे तो हिंदुस्तान में लगता, तो इसे कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, चाहे वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। ये बीजेपी इतना सारा विधानसभा जो हारी है उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, बद्रीनाथ से लेकर अयोध्या और चित्रकूट से लेकर आपका नासिक, मतलब जो हिंदुत्व के गढ़ हैं, जो हमारी सीटें इस तरीके के हैं जहां से हमारा सनातन धर्म पहचाना जाता है, उन सीटों को बीजेपी हार गई। ये बड़ी शर्मनाक कंडीशन है, और ये बीजेपी अपनी वजह से हारी। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस से, अति आत्मविश्वास में हो गए थे कि हम तो मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, कुछ करें ना करें। मोदी जी के नाम पे जीते भी है। कई सांसद ऐसे हैं जिनका बहुत विरोध हुआ, अपनी सोसाइटियों से वो निकाल दिए गए, आउट कर दिए गए, लेकिन वोट बीजेपी हो गया मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे पर। लेकिन हर जगह ऐसा हुआ नहीं। ये लोग हर जगह समझ रहे थे कि हम तो मोदी जी के नाम पर निकल जाएंगे। वो भी बहुत बड़ी वजह रही है कि खाली मोदी जी के नाम पर नहीं निकलेंगे आप। आपने जो दल बदलुओं को टिकट दे दी, बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको किनारा किया, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ी आपको, राजपूतों को झेलनी पड़ी। तो राजपूतों को इन्होंने संगठन से लेके, टिकट बंटवारे से लेकर, राजपूतों को टिकट भी वहां दिया जहां बीजेपी गढ़ नहीं है। आप समझिए कि अलीगढ़ के हैं हमारे बड़े भाई ठाकुर जयवीर सिंह, उनको मैनपुरी से लड़ा दिया। ऐसे काफ़ी टिकट इस तरीके से दिए गए। मैनपुरी में गढ़ है समाजवादी पार्टी का, डिम्पल वहाँ से जीतेंगी। तो इस तरीके से कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके का जो गेम खेला राजपूतों के साथ, उसकी नाराजगी बीजेपी को आप देख रहे हैं भारी पड़ गई लोकसभा चुनाव में। जी सर, देश में पप्पू कहे जाने वाले राहुल गांधी जी, आजकल ये जो पप्पू टैग था वो हट गया है। क्या ये उनकी जीत रायबरेली से, अमेठी से हुई है, या गठबंधन की ऐसी जीत बहुत जगह से हुई है, तो ये कहाँ से हुआ है? आपको क्या लग रहा है कि इस टाइम पे मोदी जी पीछे हो गए और राहुल जी आगे हो गए? देखिए, कांग्रेस में एक नवजोत सिंह सिद्धू जो पुराने क्रिकेटर हैं, उन्होंने नाम इनको पप्पू दिया। पप्पू इनका ही पैदा किया हुआ नाम है। मैं नहीं मानता वो पप्पू हैं। और ये जरूर है कि पहले इनकी दादी खत्म हो गई, फिर पिताजी खत्म हो गए, तो विकास नहीं हुआ पूरा माइंड का। उस समय घर पे ही पढ़ाई लिखाई हुई, घर पे ही ट्यूशन वगैरह हुआ। लेकिन जब से यात्रा की है इन्होंने, पद यात्रा, सबसे बड़ी पद यात्रा की थी चंद्रशेखर जी ने 83 में, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली राजघाट तक पैदल। और उसके बाद में इनकी यात्रा को कह सकते हैं, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जो की है, इससे इनमें गंभीरता भी आई है, मैच्योरिटी भी आई है। हालांकि नेता विरोधी दल को जिस तरह का होना चाहिए अभी उतनी उनके अंदर नहीं है। जो लोकसभा का सेशन हुआ इसमें देखने को मिला कि राहुल गांधी को वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जिस तरीके से उन्होंने की, और सारे हिंदुस्तान ने देखी। आपके चैनलों के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरीके से लोगों को उकसा रहे हैं, बरगला रहे हैं कि आप शोर मचाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, और आगे सदन में जाओ और अध्यक्ष की टेबल तक जाइए। इस तरीके का राहुल गांधी से अपेक्षित नहीं है जो उन्होंने किया। लेकिन पहले से अधिक मैच्योर हैं, गंभीरता भी आई है, और उनकी पॉलिसिटी भी पहले ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये जो मेहनत उन्होंने की है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही पर कामयाब हुआ है। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल कामयाबी मिली है। और देखिए, आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो, ये जो बीजेपी के आईटी सेल के लोग हैं, आप समझिए, ये लाइन इसके आगे भी इसके पीछे भी प्रधानमंत्री जी की थी। वो कहीं बता रहे थे कई वर्ष पूर्व, तो उसमें बीच में एक लाइन थी, आलू डालो सोना निकालो, प्रधानमंत्री जी।
उसके आगे पीछे भी था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी की बात बता रहे हैं कहीं सभा में, तो उनका भी आगे पीछे काट दिया गया और वो राहुल गांधी से मुंह से बात निकलवा दी कि जैसे राहुल गांधी ने कही हो कि आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो। तो ये आपका सोशल मीडिया का जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। ये वायरल हो गया। हाँ, ये वायरल हो गया, उनको नेगेटिव ले लिया गया। अब कई बातें वो हल्की कर भी देते हैं बचकाने वाली, जो उनकी एज से उनकी मेच्योरिटी से मेल नहीं खाती, तो उन पर वो बिल्कुल फिट बैठ जाती है, लोग वही सच मान लेते हैं। अभी देश में इतनी बड़ा शादी समारोह हुआ है एक बड़े उद्योगपति अंबानी जी के घर पे, तो इतनी सारी सेलिब्रिटी आना, सारे नेताओं का आना, पर वहां पर देखा गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी तक गए हैं पर राहुल जी नहीं गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि वो वहां नहीं गए? देखिए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पिताजी ध्रुव भाई अंबानी, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक बड़े अच्छे संबंध रहे, उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया। अब क्योंकि ये विरोध करते हैं तो ये उस अपनी बात पर कायम रहे। हालांकि अखिलेश जी गए, सारे लोग गए जो विरोध करें, लालू यादव गए, सब लोग पहुंचे जो विरोध करते हैं, लेकिन शादी में गए। अब ये उस पर अडिग रहे। अब इनकी क्या मंशा इसमें हो सकती है, क्या सोच हो सकती है, आप समझिए। वहाँ जब कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद रिसेप्शन हुआ, तो ये सोशल मीडिया वायरल हो रहा है कि उस समय राहुल गांधी काठमांडू में थे शायद, और वो पिज्जा खा रहे थे वहाँ बैठ के आराम से। तो वो नहीं गए, अपनी बात पर अडिग रहे। किसी ने, सीनियर नेता ने, कांग्रेसी ने उनको बताया भी, समझाया भी नहीं होगा, तो इसलिए वो उस बात पर अडिग रहे, कुछ नहीं कर पाए। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ गरीबों के पास जाते हैं, अमीरों के पास नहीं जाते हैं? नहीं नहीं, अब अभी अभी एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर ही, राहुल गांधी का एक ट्रैक्टर है पूरा, वो गारे से खेत में सना हुआ है, उसकी हेरो जो होता है वो सनी हुई है, ऊपर उसके जो क्लच ब्रेक हैं वो सने हुए हैं, राहुल गांधी के लेफ्ट राइट जो बैठे हैं वो सारे सने हुए हैं, राहुल गांधी बिल्कुल साफ हैं। तो हुआ क्या होगा कि राहुल गांधी को गोदी में पकड़ के बिठा दिया होगा, तो वो काम तो राहुल गांधी करते रहते हैं, गरीबों के यहाँ जाते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, उसको सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। आलोक जी, जिस प्रकार इस टाइम देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहा है, तो आपके नजर में ये आप किस दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं? देखिए, महंगाई तो बढ़ ही रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के बढ़ रहे हैं, डेली रूटीन की जो किचन की चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। महंगाई पूरी तरीके से तो कंट्रोल नहीं होती, ना पूरी तरीके से महंगाई ख़त्म होती, लेकिन कुछ रेट ज़रूर कम होने चाहिए। सरकार को इस पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि किसान जो सब्जी दे रहा है, किसान को पैसे नहीं मिल रहे उतने, लेकिन बीच में जहाँ मंडी में के बाद जब सब्जियाँ निकल रही हैं, फल निकल रहे हैं, तो औने पौने दाम पर निकल रहे हैं। वो ऐसे ही है, इसी तरीके से है जैसे किसानों की ज़मीन अथॉरिटी सस्ते रेट में लेती थी और बिल्डरों को बहुत महंगे रेट में देती थी, फिर बिल्डर आगे बहुत रेट कमाते थे, बहुत पैसा लोगों का उस तरीके से करते थे। वही चीज़ चल रही है। तो महंगाई पर थोड़ा नज़र रखना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती महंगाई, महंगाई रेट बढ़ती है, लेकिन कम हो सकती है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, जो अभी नहीं है। जैसे अभी सबसे नॉर्मल सब्जी आलू टमाटर जो कि हर सब्जी में जाता है, वो तक महंगा है। टमाटर इस टाइम 100 से ऊपर है और आलू भी 40-45 ऐसे चल रहा है। तो आपको क्या लगता है गरीब आदमी खा पा रहा होगा? रेट भी देखे जाए, सारी चीज़ नकली हैं, सब्जियां अधिकतर नकली हैं, फल फ्रूट नकली हैं, केमिकल हैं, इंजेक्शन हैं, जो बीमारियां पैदा कर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे जो उम्र हैं व्यक्तियों की, उनको कैंसर हो रहा है। ऐसी बीमारियां पर पनप रही हैं जो लाइलाज हैं, वो केमिकल वाली चीज़ों से ही हो रही हैं। दूध दही फल फ्रूट कोई भी शुद्ध है ही नहीं। आप समझिए कि पहले पशुओं को किस तरह का चारा मिलता था, आज उन्हें चारा ही नहीं मिलता उस तरीके से, तो वो दूध भी उस तरीके से शुद्ध कहाँ से देंगे। तो वो सारा इंजेक्शन से दूध उतरता है। सर, अभी देश में मुहर्रम आने वाला है जो कि मुस्लिमों का त्योहार है, और अभी देखा जा रहा है अमेठी में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का ये विवाद हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये मुहर्रम का जो त्योहार है ये कैसे मतलब मुस्लिम भाई मनाएंगे? देखिए, मुहर्रम हो या रामनवमी हो, कोई भी पर्व हो, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, सभी को अपने अपने त्यौहार पर्व मनाने की अनुमति देता है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले कुछ उपद्रवियों ने जिस तरीके का बर्ताव वहाँ पर किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, और अब दूसरे पंथ के लिए जिस तरीके के शब्द बोले, वो नहीं बोलने चाहिए थे, वो प्रशासन ने, शासन ने संज्ञान ले लिया है और उनको कैच कर लिया है। तो मेरा निवेदन सभी भाइयों से ये है, खासतौर से मुस्लिम साथियों से, मुहर्रम का पर्व मनाएं, तरीके से मनाएं, प्रेम से मनाएं, आपसी सद्भाव भाईचारा बिगड़ने ना पाए। किसी भी तरीके से कोई भी शासन या कोई भी सरकार उसकी अनुमति नहीं देगी, योगी जी ने साफ साफ बोल दिया है। तो पर्व को प्रेम से मनाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म पर कुठाराघात करें, उसके लिए अपशब्द बोलें, उसको अपमानित करें, नीचा दिखाने वाली बात करें। उस तरह नहीं होना चाहिए। मुहर्रम की हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं अग्रिम, लेकिन इसको प्रेम के साथ, सौहार्द साथ मनाएं,
किसी भी तरीके से वो लापरवाही नहीं करें पूरे हिंदुस्तान में। यूपी में तो योगी जी ने बड़ा टाइट कर दिया है सारी चीज़ों को, लेकिन ये प्रेम भाईचारा का पर्व है, इसको बदनाम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये निवेदन है। ये उपद्रवी जो है, ये जो लड़के करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किसी भी समाज से, वो हिंदू के हों या मुस्लिम के हों या सिख या ईसाई, किसी भी समाज से हो, तो आपको क्या लगता है ये अलग ही टाइप से होते हैं, या ये किसी पार्टी से रिलेटेड होते हैं, या ये मतलब रियल जो सामान्य लोग हैं वो होते हैं? देखिए, उपद्रवी उपद्रवी होता है, आतंकी आतंकी होता है, उसका कोई धर्म पंथ नहीं होता, कोई जात नहीं होती। ये भी नहीं कह सकते कि ये उस पंथ से ही ताल्लुक़ रखते होंगे, शायद किसी दूसरे पंथ के हों, इसको बदनाम करने के लिए इस तरीके से करा दिया हो, या किसी के बहकावे में आ गए हों, या ये जो आजकल शिक्षा दी जा रही है जिस तरीके की, उससे व्यक्ति का जो माइंड वॉश हो रहा है, तो अनर्गल चीज़ें, माइनर चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें जो दिमाग में आती हैं, उसमें कहीं न कहीं इनकी शिक्षा की भी ज़िम्मेदारी बनती है, जिससे उनके मन में इतनी नकारात्मक सोच हो जाती है कि व्यक्ति ऐसी चीज़ें बोलने लगता है। ये थे हमारे साथ ठाकुर युवराज सिंह आलोक, जो कि जनसत्ता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं, राजा भैया के वो बहुत ही मानते हैं और उनको अपना रोल मॉडल तक मानते हैं। उनका कहना है कि वो किसानों के हित में काफी कुछ सोचते हैं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 में, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से वो क्षेत्र में जुड़ गए हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं और अपना जो कार्य है उसको भी बढ़ा रहे हैं। जैसे लोगों से मिलना, उनकी जो परेशानियां उनको सुनना, किसानों के हित में रहकर उनके लिए काफी कदम उठाना, ये सारे कार्य कर रहे हैं। पर देखना तो है कि आने वाला जो 2027 है उसमें 27 है, उसमें चुनाव में ये कहां पर पहुंचते हैं और जो जनता है वो इन्हें कितना सपोर्ट करती है। इसके लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M